आज हम क्लास 12 का ही चैप्टर नंबर 10 जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। जैव अणु क्या होता है कि जैसे हम हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे या फिर कोई जानवर, ये सब क्या है? जीव है, मतलब सजीव है ना। तो सजीव को ही जैव अणु कहते हैं। और जैव अणु में जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो जीवित व्यक्तियों के लिए पोषण का काम करती है। तो इस जैव अणु की शाखा में हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम सजीवों को जो पोषक तत्व आवश्यक है ना, हम उनके बारे में इस जैव अणु या जैव रसायन की शाखा में पढ़ते हैं। ये बायो का चैप्टर है जो हमारी केमिस्ट्री में इन्वॉल्व किया गया है। वहां हम इनके स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते, यहाँ हम इनके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे भोजन में आवश्यक अवयव कौन कौन से हैं। तो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। हमें कहा जाता है ना कि भाई आप ऐसा भोजन लीजिए जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें वसा भी हो, जिसमें विटामिन भी हो। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर के पोषण के लिए ये सब जरूरी होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है? तो पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेट का मतलब जैसे कि इसमें जो जल है, हाइड्रेट का मतलब जो जल होता है पीछे, यानी कार्बन के हाइड्रेटों को पहले क्या कहा जाता था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन प्लस जल, आप ये समझ लीजिए। तो उन्होंने एक सूत्र दिया कि साहब कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होगा कि CxH2O। ये सूत्र होगा। जो इस सूत्र का पालन करेंगे उन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब ठीक है, ये मान लिया। तो जैसे ग्लूकोज आया, ये स होता है ना, ग्लूकोज होता है, कोज नहीं होता है, ग्लूकोज। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब इसको इस अणु सूत्र में फिट किया तो देखिए C6H2O6, यानी इसने तो सूत्र का पालन किया, तो सही बात है भाई, ये कार्बोहाइड्रेट है। पर एक है रेमनोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। आप इसको सूत्र में बिठाएंगे तो ये इस सूत्र का पालन नहीं करता। इसका मतलब क्या फिर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्या? पर ये कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए जो ये कार्बन के हाइड्रेट वाली जो डेफिनेशन है ना, ये फेल हो जाती है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है रेमनोज का फॉर्मूला क्या होता है और ये क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है और इसका फॉर्मूला C6H12O5 होता है। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक नई परिभाषा दी कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड का मतलब जिसमें CHO ग्रुप होता है और कीटोन का मतलब जिसमें इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और इधर एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। और एल्डिहाइड में RCHO होता है, इसे एल्डिहाइड और इसे कीटोन कहते हैं। इसके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर वैज्ञानिक द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें इस तरह के अपवाद मिले तो फिर उन्होंने ये डेफिनेशन दी। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? जो कार्बोहाइड्रेट का एक नाम क्या है? सैकेराइड भी है। क्या है? सैकेराइड। और सैकेराइड को शर्करा भी कहते हैं, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शर्करा। क्या कहते हैं? शर्करा। घर में काम में आने वाली जो सामान्य शर्करा है ना, उसको अपन तो क्या कह देते हैं? शक्कर। पर वैज्ञानिक भाषा में उस सामान्य शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है और ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा, इसका एक नाम है दुग्ध शर्करा। जो दूध में जो शर्करा होती है ना,
उसका नाम है लैक्टोज। क्या नाम है? लैक्टोज। उसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। तो फिर हमें ऊपर से तो शक्कर मिलाने की जरूरत पड़ती है ना दूध में, तो फिर दुग्ध शर्करा तो हमें एहसास नहीं हुआ, पर उसके अंदर शर्करा पाई जाती है। वो जो उसमें पहले से जो शर्करा है ना, उसका नाम लैक्टोज है। हम अपने स्वाद अनुसार जो उसके अंदर शक्कर मिला रहे हैं वो सुक्रोज है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शर्करा। ठीक है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। देखिए 3 प्रकार है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकेराइड है, इसलिए सबके पीछे सैकेराइड लगा हुआ है। मोनोसैकेराइड क्या है कि वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर वे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिनके जल अपघटन से और अधिक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त ना हो, उसे मोनोसैकेराइड। मोनो के नाम से पता चल रहा है कि ये एक ही है। अब एक को आप और नहीं तोड़ सकते, इसलिए मोनोसैकेराइड है। तो फिर मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं? तो वो है उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। ये जो है ये मोनोसैकेराइड है, यानी जब आप इनका जल अपघटन करेंगे तो ये और कीटोन एल्डिहाइड आपको नहीं देंगे। तो मोनोसैकेराइड के क्या क्या उदाहरण है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। उसके बाद में बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड। ये क्या है कि इनके जल अपघटन से 2 से लेकर के 10 तक 2 से लेकर के 10 तक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त किया जा सकता है। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा है ना, पॉली का मतलब हम जानते हैं ये बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बने, वो पॉली है। और बस हाइड्रोक्सी का मतलब कि जिसमें H2 भी है और एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, ये इस लाइन का मतलब है। तो ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर के 10 तक की इकाइयां प्राप्त कर सकते हैं। ये कितने प्रकार का है? तो ये 3 तरह का होता है। इसके टाइप है डाई, ओलिगोसैकेराइड, ट्राई और टेट्रा। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4। ये जो डाई है ना, इसके 2 भाग हैं। क्या? यदि दोनों समान हो अणु, है ना, अगर डाई है, डाई ओलिगोसैकेराइड है और दोनों इकाइयां समान है, मतलब अगर हम किसी चीज को तोड़ें और जो बनने वाले अणु है ना वो दोनों सेम है, दोनों सेम मिलकर के एक बड़ा अणु बना रहे हैं, तो वो डाई है। तो अगर दोनों सेम है तो जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज ये मिलकर के माल्टोज बनाता है, तो ये किसका उदाहरण है? ये डाइसैकेराइड का उदाहरण है। और अगर दोनों अलग अलग मिलके बने, जैसे ग्लूकोज एक और एक फ्रक्टोज है, ये दोनों मिलकर के जो बनाएंगे उसका नाम अपने सुक्रोज है। सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज को कहते हैं फल शर्करा। सबसे मीठी होती है ये, इसलिए इसको फल शर्करा कहते हैं। जो ग्लूकोज होता है, आपने सुना भी होगा कि हमारे पेट में भोजन पाचन होता है तो ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है, फिर वो एटीपी में संचित होती है, एडीपी में संचित होती है। ये बात हम 10th तक करके आ चुके हैं। तो ये वही ग्लूकोज है जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछ ले कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या क्या मिलता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और माल्टोज के जल अपघटन से क्या मिलता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज। ये किस एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन होता है? तो ये होता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। माल्टोज है और माल्टेज है। ठीक है। अब आप एक चीज और देखिए, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है कि जिसमें अधिक संख्या में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले। यहां तो 2 से 10 तक ही मिल रहा था ओलिगो में, तो पर पॉली में बहुत ज्यादा भी मिल सकते हैं, यानी 10 से ऊपर मिलते हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या उदाहरण है कि जैसे स्टार्च है, जैसे कि सेलुलोज है, जैसे कि ग्लाइकोजन है। पॉलीसैकेराइड मीठी नहीं होती है,
इसीलिए इसे हम अशर्करा भी कहते हैं। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, दो शब्द है, एक है अपचायी शर्करा और एक है अनपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा क्या होती है कि वह सभी कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन और टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपचायी शर्करा। जो अपचयित नहीं कर पाते हैं उन्हें हम अनपचायी शर्करा कहते हैं। जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं, प्रकृति में लगभग 20 मोनोसेकेराइड ज्ञात है, वो जितने भी मोनोसेकेराइड है वो सभी अपचायी शर्करा ही होते हैं। ठीक है। अब ये फेलिंग विलियन और टोलेन अभिकर्मक क्या है, तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ये दो चीज होती है, एक फेलिंग विलियन और एक टोलेन अभिकर्मक। ये एल्डिहाइड और कीटोन के परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक होते हैं। इनसे पता चल जाता है कि भैया ये कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है, क्या है। ठीक है ना, वहां पे आपको लैब में ये दोनों दिख जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं मोनोसेकेराइड में, एल्डिहाइड हो तो एल्डोस और कीटोन हो तो कीटोस। अब ये नामकरण आ गए। आधा एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि अगर कार्बन 3 है तो उसको ट्रायोस कहते हैं, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्टोस और 7 है तो हेप्टोस। अगर इनमें आगे एल्डिहाइड जुड़ जाए तो फिर आगे आप एल्डो लगा दोगे, आगे लगाते इसे पूर्व लग्न कहते हैं और पीछे जुड़ते उसको अनुलग्न कहते हैं। तो फिर अब आपको एल्डिहाइड के रूप में इसका नाम लिखना है, आप कैसे लिखोगे, आपको कुछ नहीं करना, आगे एल्डो लगा दो, पीछे ट्रायोस, एल्डो ट्रायोस। कीटोन का करना है तो कीटो ट्रायोस। इसी तरह अगर 4 कार्बन के लिए तो एल्डो टेट्रोस और कीटो टेट्रोस, बस ऐसे ही आपको नामकरण करना है, कितने भी हो भले। फिर उसके बाद में बात करते हैं ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला है, C6H12O6, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है। इसका यूज क्या है कि मीठे फलों व शहद में होता है, मीठे फलों और शहद में ग्लूकोज होता है। और सबसे ज्यादा अगर कहीं मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पूछे कहां पे होता है, तो जो पके हुए अंगूर होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ग्लूकोज। और इसका एक नाम एल्डोहेक्सोज भी है और इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये बात अभी हम करेंगे कि हम इनको क्यों ये कहते हैं, एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं या डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं। ठीक है। जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो उसमें आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखेंगे, कार्बन की संख्या दिखेगी, उस कारण इसको एल्डोहेक्सोज, हेक्सोज का मतलब 6, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, 6 कार्बन और एल्डिहाइड दिखेंगे, इसलिए इसको एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। और डेक्सट्रोज यानी ये घुमाता है, यानी डी रूप एल रूप जो होते हैं ना, इस कारण इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद में इसको बनाने की विधियां, ग्लूकोज को बनाने की 2 विधियां हैं हमारी किताब में। कौन कौन सी है, पहला है सुक्रोज। सुक्रोज किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया था, बताइए। सुक्रोज कहते हैं कि हमारे घर में जो सामान्य शर्करा काम में आ रही है उसको हम सुक्रोज कहते हैं। इक्षु शर्करा क्या होती है, जो गन्ना होता है ना, उस गन्ने से जो शक्कर बनती है उसे इक्षु शर्करा कहते हैं। तो सबसे पहले ये है सुक्रोज का फॉर्मूला, शक्कर का फॉर्मूला है ये C12H22O11। क्या है, C12H22O11। जब इसका जल के साथ योग कराएंगे, तनु HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु H2SO4 अम्ल राज, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, तनु का मतलब मैंने बताया था आपको कि जब विलायक में विलय कम मात्रा में हो तो उसे तनु, जिसे डाइल भी कहते हैं ना। तो जब इसका अपघटन करेंगे तो एक मिलेगा ग्लूकोज और एक मिलेगा फ्रक्टोज, C6H12O6, C6H12O6। अब दिमाग में सवाल आया, मैडम जब दोनों ही सूत्र सेम है तो नाम अलग अलग काहे लिखे, सेम ही लिख देते हैं। तो देखिए इसकी जो संरचना अपन बनाते हैं ना वो अलग होती है और इसकी संरचना अलग होती है, और दोनों की संरचना अलग अलग होने के कारण इसका नाम ग्लूकोज पड़ा और उसका नाम फ्रक्टोज पड़ा, पर इनके जो आणविक सूत्र है वो सेम होते हैं।
सिर्फ संरचनाएं अलग अलग होती है इस कारण से। तो पहली विधि क्या है, सुक्रोज से बनाना। कैसे बनाएंगे कि C12H22O11 की जल से अभिक्रिया कर देंगे, तनु HCl तनु H2SO4 की उपस्थिति में एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बन जाएगा। दूसरी है स्टार्च से या सेलुलोज से। ये क्या होता है कि इसका फॉर्मूला ये है C6H10O5 और N नंबर है, यानी ये और आगे श्रृंखला बढ़ती जाएगी। और जब इसकी क्रिया H2O NH2O से कराते हैं, तनु H2SO4 393 केल्विन टेम्परेचर, इसको सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे 273, और 2 से 3 वायु दाब अगर टेम्परेचर है तो ये बन जाता है NC6H12O6 ग्लूकोज। तो अगर हम इस N की जगह कोई संख्या ले लें, जैसे मैंने 5 ले लिया, C6H10O5 और ये 5, और 5H2O से जब इसकी क्रिया कराई तनु H2SO4, यही केल्विन टेम्परेचर और इतनी वायु दाब पे, तो ये देखो 5C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन गया। तो ग्लूकोज को बनाने की कितनी विधियां हैं, पहली सुक्रोज से और दूसरी स्टार्च से। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ग्लूकोज के बारे में बताओ और इसको बनाने की विधियों के बारे में बताओ, या आदि रिएक्शन देके सिर्फ उत्पाद भी पूछ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, ये आपको इसी तरीके से पूछते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणुओं की एक रिजु श्रृंखला से मिलकर बना है। रिजु श्रृंखला मतलब बिल्कुल सीधी श्रृंखला जिसमें 180 डिग्री का कोण होता है, रिजु कोण कहते हैं उसको। तो ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु की एक रिजु श्रृंखला से मिलकर कैसे बना है, कैसे प्रूव करें। तो जब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है कि CHO CHOH4 और CH2OH, जब खोल के लिख देंगे 4 का मतलब है कि इसकी 4 बार लिखा हुआ है, CHO फिर CHOH फिर CHOH फिर CHOH, इस तरीके से 4 बार, और फिर नीचे CH2OH है, C6 है ना, तो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है ये CHO CHOH4 और CH2OH, ये ग्लूकोज है। जब इसकी क्रिया HI, ये है हाइड्रोजन और ये है आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में जब हीट देंगे इसको, इसका त्रिभुज का क्या मतलब है कि गर्म करना, जब गर्म करेंगे तो आपको एक सीधी श्रृंखला मिल जाएगी CH3 CH2 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 CH3। N का मतलब नॉर्मल, सीधी श्रृंखला, तो नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि कार्बन, ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन परमाणु की एक रिजु श्रृंखला होती है। और कैसे, तो बस आपको ये लिखना है HI और हीट। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, हाफ ईयरली में पूछा था ये कि बताइए सिद्ध करिए, तो बस HI लिखना था और नीचे टेम्परेचर लगाना था और ये सीधी बन जाती, बस इतना सा काम करना है। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले ग्लूकोज बना देना है, एक तो इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करें और एक ये समूह है इसकी HCN के साथ में क्रिया करें। ये मतलब दोनों से ही आपको कार्बोनिल यौगिक मिलेंगे। तो फिर कैसे करें कि जब इसकी NH2OH से ग्लूकोज की क्रिया कर देते हैं ना, यानी हाइड्रोक्सिल एमीन से इसकी अगर क्रिया कर देते हैं, तो यहां से तो ये H2 और यहां से ये O बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर निकल गया तो कार्बन तो अपनी संयोजकता पूरी करेगा, तो यह आ जाता है डबल बॉन्ड और ये N आके जुड़ जाता है और ये OH पीछे रहता है। इस बाकी कहीं कुछ भी चेंज नहीं होता, यूं कह यूं ऐसा कैसा लिख दो। इसका नाम है ऑक्सीन। क्या नाम है इसका, ऑक्सीन। ये आपसे पूछ सकता है कि बताइए ऑक्सीन का सूत्र लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, CH डबल बॉन्ड NOH और ये CHOH4 CH2OH, इतना सा लिख देना। तो ये सिद्ध हो गया कि भैया कार्बोनिल ग्रुप है इसमें।
चाहे कीटोन हो जाए, चाहे एल्डिहाइड हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये कार्बोनिल समूह इसमें आ गया। और जब इसकी क्रिया HCN से कर दें, यानी सोडियम साइनाइड से कर दें, तो H तो प्लस में टूटेगा, Cn माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तो इस O के साथ में ये H जुड़ जाएगा और साथ में ये साइनाइड जुड़ जाएगा। तो ये जो बना है इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। या तो कहेगा कि कार्बोनिल समूह उपस्थित है ये सिद्ध करो, या फिर ऑक्सीम या साइनोहाइड्रीन की संरचना सूत्र आपसे पूछ लेगा। उसके बाद में एक सवाल और है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में उपस्थित कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है। ये आपको प्रूफ करना है कि भैया जो कार्बोनिल समूह है वो एल्डिहाइड ही है, ये प्रूफ करो। तो फिर कैसे करेंगे कि आपने ग्लूकोज लिया, जब इसकी Br2H2O के साथ में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो H2O है ना, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और यहाँ बन जाएगा COOH। चूंकि H2 दो है तो एक H2O तो जल के रूप में बाहर निकलेगा और बाकी यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये Br2 यहाँ है। और इस तरह की जो संरचना में अगर COOH ऊपर मिल जाए तो इसका नाम ग्लूकोनिक है, डबल बॉन्ड NOH मिल जाए तो इसका नाम ऑक्सीम है, और CNOH मिल जाए तो इसका नाम साइनोहाइड्रीन है। और अगर HI की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो ये हेक्सेन बन जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका अगला पार्ट कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।